नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं एवरेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ व्यू करियर में। जैसा कि मैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की यूनिट 4 दैट इज साइकोमेट्री के वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 2, जिसमें मैंने डिस्कस किया था बाईपास फैक्टर फॉर सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग अलॉन्ग विद एफिशिएंसी ऑफ द कॉइल, एंड आई हैव आल्सो डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑन सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग। और इसी के साथ मैंने आपको 2 असाइनमेंट न्यूमेरिकल भी दिए थे। तो यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ आपने वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 2 की वीडियो लेक्चर जरूर देखें, जिसमें आप न्यूमेरिकल को भी समझेंगे और असाइनमेंट न्यूमेरिकल भी आपको करने को मिलेगा। ठीक है, और इन असाइनमेंट न्यूमेरिकल्स को आज के वीडियो लेक्चर में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। तो आइए डिस्कस करते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 3। तो सबसे पहले हम एक नज़र में देख लेते हैं कि पार्ट 3 की वीडियो लेक्चर में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 3 के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, एंड आई विल डिस्कस द कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल, एंड एट लास्ट आई विल डिस्कस द असाइनमेंट न्यूमेरिकल ऑफ पार्ट 2 वीडियो लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 4 के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे heating and humidification process, and then I will discuss the step-wise numerical discussion on heating and humidification process with the help of psychometric chart, and at last I will discuss the assignment numerical for your practice. Okay, तो आइए डिस्कस करते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस एंड देन आई विल डिस्कस द डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, सो व्हाट इज ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस? सो ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स टू इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। एयर में मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करने के प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। और मॉइस्चर कंटेंट मेजर किससे होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से। मास ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज मेजर्ड बाय द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सो व्हाट इज ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस? द एडिशन ऑफ मॉइस्चर to air, that is the process of increasing the specific humidity of air without any change in its dry bulb temperature is known as humidification process or humidification of air। यानी कि एयर में मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करना, यानी कि एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, नाउ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। So this is a layout of a psychometric chart. Now let us assume at inlet point the dry bulb temperature of air is TD. Dry bulb temperature of air is TD. Specific humidity of the air is W1, यानी कि moisture content है W1 ग्राम पर kg of dry air. Relative humidity of the air is 5.1 and specific enthalpy of air is H1. Now in humidification process the specific humidity is increases at constant dry bulb temperature. Means ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी, और चूंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो यानी कि ऊपर की ओर वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। ओके, सो दिस इज अ प्रोसेस 1 to 2 ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इन विच ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। ओके, सो एट पॉइंट 2 द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज W2, relative humidity is 5.2 and specific enthalpy is H2. Okay, so W2 is greater than W1 means at point 2 the specific humidity is greater than the specific humidity at inlet point. Okay, so this process 1 to 2 is called the humidification process, in which specific humidity will increase at constant dry bulb temperature. Okay, now what is dehumidification process? So the removal of moisture from air, that is the process of decreasing the specific humidity of air without changing its dry bulb temperature is known as dehumidification process or dehumidification of air. Means एयर में मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना या रिड्यूस करने के प्रोसेस को, या कह सकते हैं एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को के डिक्रीज करने के प्रोसेस को डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे होता है, यानी कि कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे अगर हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करते हैं या मॉइस्चर कंटेंट हम डिक्रीज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। आइए साइकोमेट्रिक चार्ट में हम देख लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम एट इनलेट पॉइंट the dry bulb temperature of air is TD, relative humidity is 5.1, specific enthalpy is H1 and specific humidity is
W1, यानी कि इनिशियल कंडीशन पे यानी कि इनलेट पॉइंट पे जो एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W1 है, ड्राइबल टेम्परेचर TD है, स्पेसिफिक एंथैल्पी H1 है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी phi1 है। नाउ अगर हम डिह्यूमिडिफाई करेंगे मतलब क्या करेंगे, हम कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर पे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि W1 को हम घटाएंगे, यानी कि 1 पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है, जब हम इसको घटाएंगे यानी नीचे की ओर जब जाएंगे कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर के अलॉन्ग जब नीचे की ओर जाएंगे तो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। ओके, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो आइए हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो प्रोसेस 1 to 2 इज द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इन विच स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एट कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। ओके, सो पॉइंट 2 पर माना पॉइंट 2 पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी phi2 है, स्पेसिफिक एंथैल्पी H2 है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है। ओके, और W2 इज लेस देन W1 बिकॉज इन डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज एट कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। ठीक है, तो ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि वर्टिकल नीचे की ओर प्रोसेस आपको ड्रॉ कर देना है। प्रोसेस 1 to 2 इज द डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, और जब भी डिह्यूमिडिफिकेशन होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज होगी और स्पेसिफिक एंथैल्पी भी एयर की डिक्रीज होती है। ठीक है, और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में देखिए जरा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होती है और एंथैल्पी भी एयर की इंक्रीज होती है। तो आपको याद रखना है ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक एंथैल्पी तीनों इंक्रीज होते हैं एट कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर पे तीनों पैरामीटर इंक्रीज होते हैं, जबकि डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में तीनों पैरामीटर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक एंथैल्पी ये तीनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं एट कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर। ओके, दिस इज द ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। नाउ अब डिस्कस करते हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज Q। ठीक है, तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस और आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि W इंक्रीज होता है। ठीक है ना, और अगर हमें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ने वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि मॉइस्चर में कन्वर्ट होने के लिए वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, अगर इस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एंथैल्पी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एयर के इनलेट पे एयर की एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे और एग्जिट पे एयर की एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दैट डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी विल बी amount of heat absorbed in humidification process, that is Q is equal to H2 minus H1. H2 is the enthalpy of air at the exit point, that is at 2 point, and H1 is the enthalpy of air at the inlet point, that is at 1 point. Or H2 minus H1 will be the amount of heat absorbed in humidification process. Now this amount of heat will be which type of heat? कौन सी हीट होगी, सेंसिबल हीट होगी या लेटेंट हीट होगी, क्योंकि दो टाइप की हीट होती है, एक सेंसिबल हीट होती है और एक लेटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीट तब यूज होती है जब हमारा टेम्परेचर राइज करता है और लेटेंट हीट तब यूज होती है जब हमारा फेस चेंज हो रहा है, यानी वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट यूज होती है, और अगर हमारा टेम्परेचर राइज करता है तो सेंसिबल हीट होती है। और चूंकि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ड्यूरिंग द ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है यानी कि सेंसिबल हीट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर जो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है वो सेंसिबल हीट की वजह से नहीं हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, लेटेंट हीट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है और फेस चेंज में हमारी लेटेंट हीट यूज होती है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट है वो कौन सी फॉर्म ऑफ हीट है, लेटेंट हीट है। ठीक है ना, विच मीन्स दैट therefore during the humidification process dry bulb temperature remains constant, therefore sensible heat will also be remains constant, which means that during humidification process change in enthalpy due to increase in specific humidity or moisture content which will caused by the transfer of latent heat of water vapor, यानी कि जो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर की वजह से हो रही है। ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर के बराबर जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, और वाटर हीट एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर यूज होती है, और जो हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब निकालते हैं ये कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर ही हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जो यहाँ पर एंथैल्पी डिफरेंस आ रहा है H2 माइनस H1, दिस इज अ लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर विच विल एब्जॉर्ब बाय द वाटर टू कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर। ओके, तो आपको याद समझ में आ गया होगा, और आपको याद भी रखना है कि
ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, दोनों में ही लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर यूज होती है। और सेंसिबल हीट कहाँ यूज होती है? सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस और सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में सेंसिबल हीट यूज होती है। क्यों? क्योंकि हीटिंग प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस में ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, इसलिए वहाँ पर सेंसिबल हीट यूज हो रही थी। यानी अगर वहाँ पर हम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब निकालते हैं या हीट रिजेक्ट निकालते हैं तो वो सेंसिबल हीट होगी। और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में चूंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर यूज होती है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर H2 - H1 क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर है। ठीक है ना, सो लेटेंट हीट Q will be equal to H2 - H1 for humidification process, where H2 will be equal to W2 into HFG, where HFG is the latent heat of vaporization and W2 is the mass of moisture content, or we can say mass of water vapor at point 2, that is specific humidity at point 2. Similarly, H1 will be equal to W1 into HFG, where W1 is the mass of moisture content, or we can say mass of water vapor at inlet point, that is at point 1. Okay, where HFG is the latent heat of vaporization at given dry bulb temperature. यानी कि जो भी हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग हम स्टीम टेबल से लेटेंट हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ अगर हम H2 और H1 की वैल्यू Q के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ से लेटेंट हीट की वैल्यू आ जाती है HFG कॉमन हो जाएगा W2 into W1, सॉरी W2 minus W1. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट एब्जॉर्ब इन ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। नाउ अगर हम डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के लिए लेटेंट हीट का फॉर्मूला ड्राइव करें तो डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के लिए लेटेंट हीट का फॉर्मूला आ जाएगा HFG into W1 minus W2। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में W2 माइनस W1 है और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में W1 माइनस W2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, यानी कि W1 विल बी ग्रेटर देन W2। ठीक है, इसलिए W1 माइनस W2 हो जाएगा डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में, और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में W2 माइनस W1 होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में W2 विल बी ग्रेटर देन W1। ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, इसलिए W2 माइनस W1, और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटती है, डिक्रीज होती है, इसलिए वहाँ पर W1 माइनस W2 हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज सेंसिबल हीट फैक्टर। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, आई डिस्कस करते हैं। In psychrometric process, amount of heat may be either in the form of sensible heat, as in case of heating and cooling process, or in the form of latent heat, as in humidification and dehumidification process, or sometime both in case of combined process. साइकोमेट्रिक प्रोसेस में सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस और सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में सेंसिबल हीट यूज होती है, और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में लेटेंट हीट यूज होती है। और अगर कंबाइंड प्रोसेस की बात करें, यानी कि सेंसिबल हीट और सेंसिबल कूल को अगर हम ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस से कंबाइन करते हैं तो उस केस में दोनों, यानी कि सेंसिबल हीट भी यूज होगी और लेटेंट हीट भी यूज होती है। तो इन दैट केस, यानी कि अगर हम कंबाइंड प्रोसेस की बात करेंगे तो in case of combined process, sensible heat factor is used to find out the total heat used in the process. That is, the ratio of sensible heat to the total heat is known as sensible heat factor, which is used in case of combined processes. Sensible heat factor combined process में यूज होने वाला एक फैक्टर है, which is the ratio of sensible heat to the total heat, और इस फैक्टर की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं कि कंबाइंड प्रोसेस में कितनी टोटल हीट यूज हुई है और उस टोटल हीट में कितना परसेंटेज ऑफ सेंसिबल हीट यूटिलाइज हुआ है। ठीक है ना। सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी इक्वल टू सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, और टोटल हीट में कौन कौन सी हीट होगी? सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। टोटल हीट में कौन कौन सी हीट होगी? सेंसिबल हीट होगी और लेटेंट हीट होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी इक्वल टू सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस latent heat, sensible heat plus latent heat, where SH is the sensible heat and LH is the latent heat. Okay, so sensible heat factor will be equal to sensible heat upon sensible heat plus latent heat, या कह सकते हैं total heat. Okay, note, in psychrometric chart there is a scale for sensible heat factor at the right side of the chart. साइकोमेट्रिक चार्ट में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में सेंसिबल हीट फैक्टर का स्केल गिवन होता है, यानी आप सेंसिबल हीट फैक्टर को साइकोमेट्रिक चार्ट से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट
topic is cooling with dehumidification process. This is a combined process, cooling with dehumidification process, यानी कि हमें कूलिंग भी करनी है और हमें डिह्यूमिडिफाई भी करना है, यानी कि हमें यहाँ पर ड्राइवल टेम्परेचर भी घटाना है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज करनी है. ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस कि यह प्रोसेस कहाँ पे और क्यों यूज होता है. सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग in South India or at coastal areas where the air is warm and humid. यानी कि cooling with dehumidification process उन एरियाज में यूज होता है जहाँ पर एयर गर्म और ह्यूमिड होती है, यानी कि एयर में वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट होती है. उन एरियाज में एयर को कूल करने के लिए और एयर की ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने के लिए कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज होता है. और यह प्रोसेस जनरली साउथ इंडिया में कूलिंग के लिए यानी कि एयर कंडीशनिंग में यूज होता है. ठीक है, रेनी सीजन में नॉर्थ इंडिया में यानी कि यूपी में, दिल्ली में भी कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज किया जाता है. ठीक है ना. नाउ इन दिस प्रोसेस यानी कि कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कोल्ड वाटर स्प्रे और कूलिंग कॉइल इज यूज्ड फॉर कूलिंग, दैट इज टू डिक्रीज ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ एयर, एंड फॉर डिह्यूमिडिफिकेशन दैट इज टू डिक्रीज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. यानी कि इस प्रोसेस में ड्राइबल टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए यानी कि कूल करने के लिए और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने के लिए यानी कि डिह्यूमिडिफाई करने के लिए हम कोल्ड वाटर स्प्रे का यूज करते हैं या फिर हम कूलिंग कॉइल का यूज करते हैं. यानी कि हम एयर को कूलिंग कॉइल से पास कराते हैं या फिर हम कोल्ड वाटर स्प्रे के बीच से होकर के हम एयर को पास कराते हैं, जिससे क्या होता है ड्राइबल टेम्परेचर रिड्यूस होता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी रिड्यूस होती है. ओके, नाउ the dehumidification of air with cooling is only be possible when the effective surface temperature of cold water spray or cooling coil is less than the dew point temperature of air. यानी कि combined process यानी कि dehumidification process with cooling is only be possible तभी possible होगा जब जो cold water spray है या फिर जो cooling coil है उसका जो surface temperature है वो टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम हो. जो सरफेस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर स्प्रे है उसका टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर कम है तभी डिह्यूमिडिफिकेशन विद कूलिंग प्रोसेस पॉसिबल है, अदरवाइज दोनों कंबाइंड प्रोसेस पॉसिबल नहीं होंगे. ठीक है ना, या तो केवल डिह्यूमिडिफिकेशन होगा या फिर केवल कूलिंग होगा. ठीक है ना, डिपेंड करेगा कि जो हमारा इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर है कोल्ड वाटर स्प्रे का वो कितना है. ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा. नाउ this effective surface temperature of air is known as apparatus dew point temperature or coil dew point temperature. Now साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस. सो दिस इज अ लेआउट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट and drivable temperature of air at inlet, that is at point 1 is TD1 and specific humidity is W1. Okay, now suppose if we want to cool and dehumidify the air up to point 2, that is drivable temperature TD2 and specific humidity W2, then there are two approaches. First one is the numerical approach and second one is the actual approach used in air conditioning system. मीन्स अगर हमें 1 पॉइंट की एयर यानी कि TD1 टेम्परेचर की और W1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की एयर को अगर हमें TD2 ड्राइबल टेम्परेचर और W2 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की एयर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 से 2 पॉइंट में हमें जाना है, 1 से 2 पॉइंट तक अगर हमें पहुंचना है, तो यहाँ पर हम दो अप्रोच लगा सकते हैं. एक न्यूमेरिकल अप्रोच यानी कि न्यूमेरिकल में जो हम अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल की हेल्प से जो हम 1 से 2 पॉइंट तक हम एयर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और 2 पॉइंट की कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे. और दूसरा है एक्चुअल अप्रोच यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्चुअल यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच को डिस्कस करेंगे जो कि एयर कंडीशनिंग में यूज़ होता है. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच. सबसे पहले अगर बात करें न्यूमेरिकल अप्रोच की, तो न्यूमेरिकल अप्रोच में मोस्टली आपको एयर की इनलेट कंडीशन गिवन होती है, यानी आपको इनलेट पे एयर की ड्राइबल टेम्परेचर दिया होगा और एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दिया होगा. ठीक है, और आपको ADP यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कॉइल गिवन होगा. ठीक है ना, क्या गिवन होगा? एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कॉइल, जिसे हम कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कहते हैं, यानी आपको ADP गिवन होगा. ठीक है, आपको सेकंड पॉइंट पे यानी कि आउटलेट कंडीशन आपको नहीं गिवन होगी, यानी आपको TD2 यानी कि
2 पॉइंट पे ड्राइबल टेम्परेचर भी गिवन नहीं होगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी गिवन नहीं होगी। आपको 2 पॉइंट की कंडीशन फाइंड आउट करनी होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको आउटलेट एयर की कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी होगी, यानी कि एग्जिट पे जो एयर है उसका ड्राइबल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना होगा और उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको फाइंड आउट करनी होगी। यानी आपको 2 पॉइंट की कंडीशन नहीं दी होगी। आपको क्या दिया गया होगा, आपको इनलेट एयर की कंडीशन दे रखी होगी, यानी इनलेट पे आपको एयर की ड्राइबल टेम्परेचर TD1 दिया होगा और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 दिया गया होगा। और क्या गिवन होगा आपको, कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि ADP गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम साइकोमेट्रिक चार्ट में सबसे पहले कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि ADP को मेंशन कर देंगे और जो हमें इनलेट एयर की कंडीशन दे रखी है, ड्राइबल टेम्परेचर दे रखा है और अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे रखी है तो हम इसकी हेल्प से 0.1 फाइंड आउट कर लेंगे। कभी कभी हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जगह पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन हो सकता है, यानी 5 गिवन हो सकता है, तो हम 5 और ड्राइबल टेम्परेचर की हेल्प से 1 पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर अगर हमें इनलेट पे जो हमें एयर है उसके लिए हमें वेट बल्ब टेम्परेचर गिवन हो सकता है, 1 पॉइंट पे हमें वेट बल्ब टेम्परेचर यानी कि TW1 गिवन हो सकता है और ड्राइबल टेम्परेचर गिवन हो सकता है, तो हम उसकी हेल्प से 0.1 फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, साइकोमेट्रिक चार्ट में 0.1 फाइंड आउट करना है, यानी कि इनलेट कंडीशन फाइंड आउट करनी है और हमें ADP टेम्परेचर को मेंशन कर देना है। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज फाइंड आउट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर दैट इज TDP1 एंड चेक वेदर ADP टेम्परेचर यानी कि कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द इनलेट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP1 और नॉट। यानी हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हम 1 पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम TDP1 यानी कि इनलेट पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 1 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो सैचुरेशन कर्व पे जहां पर भी हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा इनलेट एयर का। तो हम पहले TDP1 यानी कि इनलेट एयर की ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि जो हमारा एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, जो हमारा ADP है, वो इनलेट एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है या नहीं है। अगर कम है तो ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ADP यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इनलेट एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा है या बराबर है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यानी कि कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको TDP1 फाइंड आउट करना है और उसके बाद चेक करना है कि ADP टेम्परेचर जो है वो TDP1 से कम है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। व्हाट इज सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज इफ ADP टेम्परेचर इज लेस देन TDP1 देन फाइंड आउट द ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ एयर एट एग्जिट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बाईपास फैक्टर। यानी कि बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला यूज करके जो हमने सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में यूज किया था, वही बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला यूज करके हम एग्जिट पे ड्राइबल टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि TDT को फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में जो हमने बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला यूज किया था वो क्या था, बाईपास फैक्टर विल बी इक्वल टू TD2 माइनस TD3 अपॉन TD1 माइनस TD3, या फिर अगर हम TD3 को प्लस में लेते हैं तो TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1। ठीक है, और यहाँ पर TD3 क्या है, जो हमारा कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है या कह सकते हैं ADP टेम्परेचर है, यही हमारा कॉइल टेम्परेचर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर TD3 की जगह पर ADP को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बाईपास फैक्टर विल बी इक्वल टू TD2 माइनस ADP अपॉन TD1 माइनस ADP, और हमें न्यूमेरिकल में बाईपास फैक्टर की वैल्यू गिवन होगी, इनलेट एयर का ड्राइबल टेम्परेचर गिवन होगा और एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमें गिवन होगा। तो हमारे पास बचता क्या है, TD2 यानी कि एग्जिट पर एयर का ड्राइबल टेम्परेचर बचेगा, तो वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि हम बाईपास फैक्टर की फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट एयर पे ड्राइबल टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि TD2 फाइंड आउट कर सकते हैं। TD2 फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। व्हाट इज थर्ड स्टेप? ड्रॉ लाइन बिटवीन पॉइंट 1 एंड ADP एंड कांस्टेंट लाइन फॉर ड्राइबल टेम्परेचर TD2 टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट 2। यानी एग्जिट पॉइंट 2 पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम ADP को पॉइंट 1 से मिला देंगे और हम कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर TD2 की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ड्राइबल टेम्परेचर का, और हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर की वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देंगे और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल बी अवर पॉइंट 2। ठीक है, आई ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। तो दिस इज अ कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर TD2 लाइन एंड दिस इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि एग्जिट पॉइंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करेंगे 2 पॉइंट पे, स्पेसिफिक एंथैल्पी फाइंड आउट कर लेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं जितने भी पैरामीटर हैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है,
तो फोर्थ स्टेप हो जाएगा हमारा फाइंड आउट द एंथैल्पी H1, H2, W2 फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट एंड देन फाइंड आउट द टोटल हीट। अब चूंकि कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में कूलिंग भी हो रही है और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व है, और जब भी कूलिंग होती है तो सेंसिबल हीट यूज होती है क्योंकि कूलिंग में टेम्परेचर रिड्यूस होता है, और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में आपका लेटेंट हीट यूज होती है। क्यों? क्योंकि डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहाँ पर फेस चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर लेटेंट हीट भी यूज होती है। तो कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में जो टोटल हीट है इसमें लेटेंट हीट भी इन्वॉल्व है और सेंसिबल हीट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, जो अगर आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल ट्रायंगल में जो हमारा बेस है यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि जो डिफरेंस है TD1 माइनस TD2 का, ये हमारा सेंसिबल हीट है। दिस पोर्शन इज सेंसिबल हीट, अमाउंट ऑफ सेंसिबल हीट। ओके, एंड वर्टिकल जो हमारा यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है हमारी, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि W1 माइनस W2 जो लेंथ है हमारी, दैट इज लेटेंट हीट, यानी कि यह पोर्शन हमारा लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है, और हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है हमारा, ये हमारा सेंसिबल हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हमें सेंसिबल हीट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट को A पॉइंट मान लें तो A पॉइंट पे एंथैल्पी निकाल लेंगे HA, और 2 पॉइंट पे एंथैल्पी निकाल लेंगे H2, और इन दोनों घटा देंगे तो हमारा सेंसिबल हीट निकल आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें लेटेंट हीट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट की एंथैल्पी निकाल लेंगे HA, और 1 पॉइंट की एंथैल्पी निकाल लेंगे H1, और दोनों को घटा देंगे तो हमारा लेटेंट हीट निकल आएगा। अगर हमें टोटल हीट निकालना है Q, तो हम सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को अलग अलग निकाल कर जोड़ भी सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट साइकोमेट्रिक चार्ट से निकाल सकते हैं। 1 पॉइंट पे अगर हम एंथैल्पी निकाल लें और 2 पॉइंट पे एंथैल्पी निकाल लें और इन दोनों घटा देंगे तो ये हमारा टोटल हीट निकल आएगा Q। तो टोटल हीट का फॉर्मूला हो जाता है H1 माइनस H2। ठीक है, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा HA माइनस H2। ठीक है, HA माइनस H2, यानी कि A पॉइंट पे एंथैल्पी, ये हमारा A पॉइंट है, A पॉइंट पे एंथैल्पी और 2 पॉइंट पे एंथैल्पी, इन दोनों घटा देंगे तो हमारा सेंसिबल हीट निकल आता है HA माइनस H2, और लेटेंट हीट अगर हमें निकालना है तो H1 माइनस HA। ठीक है ना, और अगर आप सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को अलग अलग जोड़ देंगे तो हमारा टोटल हीट निकल आएगा H1 माइनस H2। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दिस इज अ न्यूमेरिकल अप्रोच। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की, यानी कि एक्चुअल अप्रोच की, जो कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होता है। ओके, सो प्रैक्टिकली हम किसी भी पॉइंट से, अगर हमें इनलेट कंडीशन पता है और हमें एग्जिट कंडीशन पता है, ठीक है, इनलेट हमारे एयर कंडीशन पता है कि जो इनलेट की एयर है वो फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, या कह सकते हैं 0.6 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। और अगर हमें उसे 2 पॉइंट की एयर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमें मान लीजिए उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.2 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम कोई शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि हम डायरेक्टली 0.1 को 0.2 से मिला नहीं सकते। ठीक है, ये हमने साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है कि हम कोई शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो नहीं कर सकते साइकोमेट्री में। ठीक है, हाँ, कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोसेस हैं, कुछ सर्टेन प्रोसेस हैं, उन्हीं को फॉलो करके हम 0.1 से 0.2 की कंडीशन में एयर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं एक्चुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट प्रोसेस है सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस ऑफ इनलेट एयर अप टू इनलेट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP1। यानी हम क्या करेंगे, सेंसिबल कूलिंग करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हम एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे अप टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP1, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सेंसिबल कूलिंग में हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होती है और हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर घटता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक कूल करने पर, या कह सकते हैं सैचुरेटेड कर्व तक कूल करने पर जो एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो 100% होगी। ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड कर्व पे एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। ठीक है, तो TDP1 यानी कि इनलेट एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक कूल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्दर कूल करेंगे, क्योंकि TDP1 टेम्परेचर पे जो एयर होगी वो सैचुरेटेड एयर होगी, और सैचुरेटेड एयर को अगर हम फर्दर कूल करते हैं तो एयर की ह्यूमिडिटी भी घटेगी, क्योंकि जो हमारा वाटर वेपर है वो सैचुरेटेड है, और अगर सैचुरेटेड वाटर वेपर को कूल करेंगे तो हमारा वाटर जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा, यानी कि वाटर वेपर जो है हमारा वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस सैचुरेटेड एयर को, जो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली जो एयर है, इसको हम क्या करेंगे, फर्दर कूल करेंगे अलोंग द सैचुरेटेड कर्व। क्या करेंगे, हम इस एयर को सैचुरेटेड कर्व के अलोंग कूल करेंगे, और कहाँ तक कूल करेंगे, एग्जिट एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP2 टेम्परेचर तक हम कूल करेंगे।
ठीक है ना। और TdP2 टेम्परेचर क्या है, जो हमारा 2 पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो सैचुरेशन कर्व पे जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे जो हमारा टेम्परेचर होगा दैट विल बी TdP2 टेम्परेचर, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एग्जिट एयर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस सैचुरेटेड कर्व के अलॉन्ग हम क्या करेंगे, कूल करेंगे TdP2 टेम्परेचर तक, ठीक है ना। दैट इज सेकंड स्टेप। व्हाट इज सेकंड स्टेप? Further cool and dehumidify the saturated air along the saturated curve up to the dew point temperature of exit air, that is TdP2, ठीक है ना। और जब हम लोग TdP1 टेम्परेचर से TdP2 टेम्परेचर तक कूल करेंगे along the saturated curve, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राइबल टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कूलिंग भी हो रही है और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस भी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, क्या कह सकते हैं, वाटर वेपर ऑफ अमाउंट W1 माइनस W2, आप देख सकते हैं TdP1 टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W1 है और TdP2 टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W2 है, ठीक है ना। तो जो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो रही है, यही हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो कि कंडेंस हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि W1 माइनस W2 अमाउंट का जो वाटर वेपर है दैट विल बी कंडेंस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट, ओके। During this process, water vapor of amount W1 minus W2 is condensed into the water droplets, which will removed from the air conditioning system. Okay, तो इस प्रोसेस में यानी कि TdP1 टेम्परेचर से TdP2 टेम्परेचर तक कूल करने पर जो हमारा वाटर वेपर है जो कन्वर्ट हो रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स में, इस वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करते हैं हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम से रिमूव कर लेते हैं और यही वाटर जो ड्रॉपलेट्स है हमारा वो आप देख सकते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आप पाइप के थ्रू क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बाहर स्टोर करते हैं। जो हमारा पानी निकलता है, जो वाटर कंटेंट निकलता है एसी से, वो हमारा यही वाटर ड्रॉपलेट्स होता है जो कि वाटर वेपर से कन्वर्ट होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज कंडेंस्ड इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स विल रिमूव्ड फ्रॉम द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ओके, नाउ थर्ड स्टेप। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें जो एयर का ड्राइबल टेम्परेचर चाहिए वो TD2 चाहिए, जबकि जो TdP2 टेम्परेचर पे जो ड्राइबल टेम्परेचर है वो हमारा कम है 2 पॉइंट पे ड्राइबल टेम्परेचर से, तो हमें यहाँ पर हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर फर्दर क्या करेंगे, हीट करेंगे एयर को। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, नाउ हीट द एयर अप टू द ड्राइबल टेम्परेचर TD2 एट कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 and we get the desirable condition of air at the exit of the air conditioning system, ठीक है। यानी कि TdP2 टेम्परेचर तक हम कूल करने के बाद क्या करेंगे, एयर को वापस हीट करेंगे अप टू द ड्राइबल टेम्परेचर TD2, ठीक है ना। और ड्राइबल टेम्परेचर TD2 तक हीट करने के बाद हमें एग्जिट एयर की कंडीशन अचीव हो जाएगी, यानी जो हमारी डिजायरेबल कंडीशन है 2 पॉइंट की जो डिजायरेबल कंडीशन है वो हमें अचीव हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मीन्स दिस इज द एक्चुअल अप्रोच ऑफ कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, ओके। नाउ अब आइए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल ऑन कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक न्यूमेरिकल ले लिया है और अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स की तरह हम इस न्यूमेरिकल को भी बहुत आराम से पढ़ेंगे और जो डाटा गिवन है उसको लिखते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और आप भी हमारे साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल को समझने में बहुत आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एटमॉस्फेरिक एयर एट द रेट ऑफ 150 मीटर क्यूब पर मिनट। आपको रेट दे रखा है मीटर क्यूब पर मिनट में, और चूंकि मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी आपको ये वॉल्यूम फ्लो रेट की यूनिट दे रखी है। यानी आपको 150 ये क्या दे रखा है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है ना। अगर आपको मास फ्लो रेट दिया होता तो यूनिट होती है केजी पर मिनट, ठीक है ना। आपको याद रखना है मास फ्लो रेट की यूनिट होती है केजी पर मिनट और मीटर क्यूब पर मिनट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट। तो आपको क्या गिवन है, 150 मीटर क्यूब पर मिनट, ये क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक एयर एट द रेट ऑफ 150 मीटर क्यूब पर मिनट enters a cooling coil having a dry bulb temperature of 32 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यानी जो एयर इंटर कर रही है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है और एट द इनलेट ऑफ द कॉइल एयर का टेम्परेचर दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखा है 50%। आइए लिख लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है आपको 150 मीटर क्यूब पर मिनट, इनलेट पे एयर का टेम्परेचर TD1 दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस और इनलेट पे एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है यानी कि 5 दे रखा है आपको 50%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द
कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, और कॉइल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ADP भी कहते हैं। तो आपको ADP दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड बाईपास फैक्टर ऑफ अ कॉइल इज 0.2, यानी आपको बाईपास फैक्टर भी दे रखा है 0.2। डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग द कॉइल, दैट इज आपको TD2 निकालना है। ड्राइबल टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ द कॉइल आपको निकालना है। उसके बाद आपको कैपेसिटी ऑफ द कॉइल निकालना है, कूलिंग कॉइल की कैपेसिटी निकालना है टन्स में, एंड किलोवाट में भी निकालना है और टन में निकालना है, दोनों में निकालना है। और उसके बाद आपको निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव पर मिनट, ठीक है, यानी आपको कितना वाटर वेपर रिमूव हुआ, कितना वाटर वेपर कंडेंस हुआ, उसका अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है ना, WR आपको निकालना है। एंड सेंसिबल हीट फैक्टर फॉर प्रोसेस आपको निकालना है। सेंसिबल हीट फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, ठीक है ना। तो आइए हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में जो डाटा पहले गिवन है, यानी कि आप पहला 1 पॉइंट जो इनलेट पॉइंट है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ADP पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो हमने न्यूमेरिकल अप्रोच में डिस्कस किया था, ठीक है ना। आइए हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में पहले पॉइंट 1 ड्रॉ कर लेते हैं। तो पॉइंट 1 के लिए आपको इनलेट कंडीशन दे रखी है कि इनलेट एयर का जो ड्राइबल टेम्परेचर है वो कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50%। तो देखिए 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पे है, ये 30 हो गया, 30 के बगल में 31, 32, ठीक है। तो ये हो गया 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पे है, ये है 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। आई ड्रॉ करते हैं हम लोग। दिस इज अ टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर, एंड दिस इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज 1 पॉइंट, यानी कि इनलेट पॉइंट, ठीक है ना, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला कर्व, और कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर वाली लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बी इनलेट पॉइंट, पॉइंट 1, ओके। और ADP टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सैचुरेशन कर्व पे देखिए टेम्परेचर मेंशन है यहाँ पर, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पे, ये है, ठीक है ना। तो दिस इज द ADP पॉइंट, यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हम पहले क्या करेंगे, इनलेट एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालेंगे TDP1, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड द सैचुरेशन कर्व, और जो हमें टेम्परेचर मिलेगा वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा इनलेट पे, ठीक है ना। तो ये ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो इनलेट पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गया 20.5, देखिए 20 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो 20.5 डिग्री सेल्सियस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है इनलेट एयर का वो ADP टेम्परेचर से ज़्यादा है या नहीं है, यानी कि ADP टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है या नहीं है। तो आइए देख सकते हैं कि ADP यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है इनलेट है 20.5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ADP इज लेस देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट इनलेट। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा फॉलो हो रहा है। तो अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ फॉलो करेंगे, और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, बाईपास फैक्टर की हेल्प से हम एग्जिट पे ड्राइबल टेम्परेचर यानी कि TD2 निकालते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं हम लोग। तो बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा TD2 माइनस ADP अपॉन TD1 माइनस ADP। हमें बाईपास फैक्टर भी गिवन है, कितना दिया हुआ है 0.2। TD1 यानी कि ड्राइबल टेम्परेचर एट इनलेट दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस, और ADP दे रखा है आपको 10 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ड्राइबल टेम्परेचर एट एग्जिट यानी कि TD2 आ जाता है 14.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो हमने यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू लिख लिए हैं। यहाँ पर ड्राइबल टेम्परेचर एट एग्जिट यानी कि TD2 दे रखा है TD2 हमने निकाल लिया है 14.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, हम ADP को 0.1 से मिला देंगे, और 14.5 डिग्री सेल्सियस का जो ड्राइबल टेम्परेचर है इसकी कांस्टेंट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा 0.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया है, ADP को 0.1 से मिला दिया है, और 14.4, तो 14.4 कहाँ पे होगा देख सकते हैं, ये आ गया 15 के जस्ट पहले 14, और 14 के बीच में होता है 14.5, तो 14.5 से थोड़ा सा बगल में कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा 14.5, और 14.5 की जो कांस्टेंट वर्टिकल लाइन है जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा 0.2, ठीक है ना। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग। तो दिस इज अ 0.2, ओके। हमने क्या किया है, एग्जिट पॉइंट हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से हम सारे पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 2 पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो 2 पॉइंट पे देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी होगी, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए 10 है ये ऊपर, और नीचे हो जाएगा 9, और देखिए 9 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है तो 9.1 या 9.2 आप वैल्यू ले सकते हैं। तो 2 पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 = 9.2 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट चल रही है
वो ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में चल रही है। तो 2 पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गया 9.2 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 1 पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालेंगे, तो 1 पॉइंट पे आप देख सकते हैं जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टुवर्ड द ह्यूमिडिटी रेशियो स्केल, आप देख सकते हैं 15 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो 15.1 और 15.2 आप वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली है 15.1, वैसे 15.2 भी ले लेंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो 1 पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गया 15.1 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंसिबल हीट को मेंशन कर लेते हैं। तो अगर हमारा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर हम इसको पॉइंट 1 ले लेते हैं, सॉरी पॉइंट ए ले लें, पॉइंट ए से पॉइंट 2 तक के बीच की जो हीट है दैट विल बी सेंसिबल हीट, और पॉइंट ए से पॉइंट 1 तक के बीच की जो हीट है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है ना। हमने आप डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज द लेटेंट हीट, दिस इज द पॉइंट ए। अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट ए पे हम लोग स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाल लेंगे, पॉइंट 2 पे स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाल लेंगे, और पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाल करके टोटल हीट निकाल लेंगे, सेंसिबल हीट निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग सेंसिबल हीट फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट पे देखिए एंथैल्पी कितनी आ रही है 37.6 आप देख सकते हैं, और ए पॉइंट पे स्पेसिफिक एंथैल्पी आ जाएगी 55.5, और 1 पॉइंट पे जो स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालेंगे, क्योंकि ये क्रॉप वर्जन है पीडीएफ का, तो जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वैल्यू यहाँ पर अभी मेंशन नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप साइकोमेट्रिक चार्ट में अपने पीडीएफ में अगर आप सॉल्व करेंगे, अपने साइकोमेट्रिक चार्ट में सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जब वैल्यू मिलेगी वो 70.2 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये हो गई 1 पॉइंट पे स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग 2 पॉइंट पे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट जो है वो 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले कर्व के ऊपर है, तो यानी कि 2 पॉइंट पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 90%, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 90%, हालांकि पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 2 पॉइंट पे वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपसे पूछ सकता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, जो ये आपकी ब्लू इंक्लाइन लाइन है, ठीक है ना, सॉरी हाँ ब्लू इंक्लाइन लाइन है, इसके अलॉन्ग जो जाएंगे ऊपर सैचुरेट कर की ओर, जहाँ पर हमें जो टेम्परेचर मिलेगा दैट विल बी योर वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है ना। हालांकि वेट बल्ब टेम्परेचर पूछा नहीं गया है, इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ पर H1 निकाल लिया, H2 निकाल लिया, HA निकाल लिया, ठीक है, W2 निकाल लिया, W1 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइकोमेट्रिक चार्ट में जो हमने डायग्राम बनाया है, इसको हम लोग, अगर आपको एग्जाम सेल की तरफ से साइकोमेट्रिक चार्ट मिलता है तो आप साइकोमेट्रिक चार्ट में ही पूरा ड्रॉ करके वैल्यू मेंशन करके आप उसको कॉपी में अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइकोमेट्रिक चार्ट नहीं दिया गया है तो आप फिर कॉपी में रफ पेन या पेंसिल से आप एक लेआउट बना करके आप सिंपल जो आपने डायग्राम बनाया है उसको आप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक साइकोमेट्रिक चार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, जो डाटा हमें गिवन था वो मेंशन कर लिया है, जो डाटा हमने निकाल लिया है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट फाइंड आउट द एंथैल्पी एट पॉइंट 1 एंड 2। तो एंथैल्पी एट पॉइंट 1 है 70.2 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, 2 पर हमने निकाल लिया है 37.6 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और ए पॉइंट पर भी हमने एंथैल्पी निकाल लिया है 55.5 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। नाउ क्योंकि हमें यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी निकालना है और कूलिंग कैपेसिटी के लिए हमें मास फ्लो रेट यानी MA डॉट चाहिए, ठीक है, और हमें दिया क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को हमें कन्वर्ट करना होगा मास फ्लो रेट में। तो अगर हमें वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है, अगर हम वॉल्यूम फ्लो रेट में अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है ना। तो यहाँ से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और यूनिट क्या आ जाती है केजी पर मिनट, ठीक है ना। यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट में अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर का डिवाइड कर दें तो हमारा मास फ्लो रेट निकल आता है, ठीक है। तो हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट से ही हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर एट इनलेट निकाल लेंगे, VS1 इक्वल टू जो कि आ जाएगा 0.883 मीटर क्यूब पर केजी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब हम स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम फ्लो रेट में तो मास फ्लो रेट आ जाएगा। तो ये मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं। मास फ्लो रेट ऑफ एयर MA इक्वल टू हो जाएगा 150/0.883। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मास फ्लो रेट आ जाता है 169.875 kg पर मिनट। ओके, मास फ्लो रेट निकालने के बाद इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 60 से डिवाइड कर लिया। मास फ्लो रेट इन सेकंड आ गया 2.83 kg पर सेकेंड, ठीक है ना। 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सेंसिबल हीट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेंसिबल हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर पर केजी निकालेंगे तो HA - H2 हो जाएगा, हमने जिसे डिस्कस किया हुआ है। HA - H2 इज द सेंसिबल हीट
और उसमें मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेंसिबल हीट आ जाएगा। ठीक है, तो मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से टोटल सेंसिबल हीट आ जाएगा 50.657 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, नाउ हम लोग टोटल हीट निकाल लेते हैं। तो टोटल हीट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो सेंसिबल हीट निकालें और लेटेंट हीट निकालें, दोनों को जोड़ दें, या फिर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं H1 माइनस H2 यानी कि इनलेट पे जो एंथैल्पी है माइनस एग्जिट पे जो एंथैल्पी है, दोनों को घटा देंगे तो हमारी टोटल हीट निकल आएगी। और अगर उसमें मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर हम मास का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो ये पर केजी आ जाएगा, और मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हीट आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने मास निकाल लिया है तो मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से टोटल हीट आ जाएगा हमारे पास 2.8 इंटू H1 की वैल्यू है 70.2 जो कि हम निकाल चुके हैं, और H2 की वैल्यू है 37.6 kg पर किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। जब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टोटल हीट की वैल्यू आ जाएगी 92.258 किलो वॉट। ठीक है, अब कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी टोटल हीट को अगर हम टन्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, अगर इसी टोटल हीट की वैल्यू को अगर हम टन्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी निकल आती है। ठीक है, तो ये हमारा किलो वॉट में आ गया। ठीक है, अब हमें टन्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें 3.5 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, किलो वॉट को अगर टन में कन्वर्ट करना है, TR टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम किलो वॉट की वैल्यू में 3.5 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग सिस्टम आ जाएगा 26.35 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। 26.35 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव के लिए हो जाएगा मास ऑफ द एयर, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इंटू W1 माइनस W2, यानी कि इनलेट पे जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी माइनस एग्जिट पे जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, इसको हम घटा देंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव फ्रॉम द सिस्टम निकल आएगा। ठीक है ना, और W1 और W2 की वैल्यू हमने निकाली थी साइकोमेट्रिक चार्ट में। W1 की वैल्यू है 15.1, लेकिन ये ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर में है, इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो W1 की वैल्यू हो जाएगी 0.0151 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। सिमिलरली W2 की वैल्यू है 99.2 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इसमें भी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.0092 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है ना, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव फ्रॉम द एयर आ जाएगा 0.016 kg पर सेकेंड। दिस इज योर सेकेंड आंसर। नाउ अब हमें निकालना है सेंसिबल हीट फैक्टर। तो सेंसिबल हीट फैक्टर का फॉर्मूला होता है सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, और सेंसिबल हीट हमने निकाल लिया है। कितना निकाला था सेंसिबल हीट, पीछे निकाला था हमने सेंसिबल हीट, ये सॉरी यहाँ पे है, ये सेंसिबल हीट आया 50.657 किलो जूल पर सेकेंड, और टोटल हीट हमने निकाला था किलो वॉट में, यानी कि किलो जूल पर सेकेंड में 92.258 किलो वॉट। जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से सेंसिबल हीट फैक्टर आ जाएगा 0.549। दिस इज योर लास्ट आंसर। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट समझाया है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दिया है। आशा करता हूँ आपको सारे स्टेप पहले से पता थे। अगर नहीं पता है और ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी न्यूमेरिकल को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट न्यूमेरिकल ऑफ साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 2 वीडियो लेक्चर। तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में मैंने 2 असाइनमेंट न्यूमेरिकल दिए थे। पहला न्यूमेरिकल सेंसिबल कूलिंग पे बेस्ड था, जो कि जस्ट सिमिलर था जो कि मैंने न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था सेंसिबल हीटिंग वाला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन सेंसिबल हीटिंग का था और ये क्वेश्चन सेंसिबल कूलिंग का है। तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको पहला आंसर आपका है 34% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी कि φ1 की वैल्यू है आपका 34%, φ2 आपका निकल के आएगा 73%। वेट बल्ब टेम्परेचर WT/W2 आपका आंसर है 12.2 डिग्री सेल्सियस, और आपका हीट रिजेक्टेड बाय एयर इन कूलिंग है आपका 12.6 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। दिस इज योर आंसर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में कुछ नए पैरामीटर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे, जैसे कि बाईपास फैक्टर है और आपको इफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कॉइल फाइंड आउट करना था। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिन लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आप आंसर यहाँ से मैच करा सकते हैं, और जो लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए हैं वो मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है द रूम एयर ऑफ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg, यानी आपको रूम एयर का टेम्परेचर दे रखा है, यानी इनलेट पे जो एयर है उसका टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि TD1 दे रखा है आपको, टेम्परेचर ऑफ एयर एट इनलेट TD1 दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर बैरोमेट्रिक प्रेशर दे रखा है रूम का 760 mm ऑफ Hg, यानी कि PB दे रखा है 760 mm ऑफ Hg, एंड वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एट इनलेट दे रखा है 11 डिग्री सेल्सियस, दैट इज TW1 दे रखा है आपको 11 डिग्री सेल्सियस, इंटर्स अ हीटिंग कॉइल हुज टेम्परेचर इज 41 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो एयर इनलेट हो रही है कूलिंग कॉइल में, उस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर यानी कि TD3 दे रखा है आपको 41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एज्यूमिंग बाईपास फैक्टर ऑफ हीटिंग कॉइल एज 0.5, यानी आपको बाईपास फैक्टर दे रखा है 0.5, डिटरमाइन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर लीविंग द कॉइल, यानी आपको TD2, TW2 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि 5 फाइंड आउट करना है, एंड कॉइल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, आल्सो डिटरमाइन द सेंसिबल हीट एडेड टू द एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला, चूंकि हमें बाईपास फैक्टर दे रखा है तो बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला लगा करके हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर एग्जिट निकाल लेंगे, यानी कि TD2 निकाल लेंगे। आइए बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला होता है TD2 माइनस TD3 अपॉन TD1 माइनस TD3, या TD3 माइनस TD2 अपॉन TD3 माइनस TD1, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोनों फॉर्मूले सही हैं, अब कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, बाईपास फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.5, TD3 की वैल्यू दे रखी है 41 डिग्री सेल्सियस, TD1 की वैल्यू दे रखी है 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट एग्जिट निकल आएगा TD2 इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट में हम क्या करेंगे, 0.1 और 0.2 को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम सारे पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इनलेट कंडीशन हमें दे रखी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट इनलेट, यानी कि TD1 दे रखा है हमें, TD1 दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पे है, ये हमारा 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और वेट बल्ब टेम्परेचर दे रखा है 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए जो कांस्टेंट लाइन होती है, ये कांस्टेंट लाइन है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर की कांस्टेंट लाइन है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर की या पर्पल कलर की, जो हल्की सी दिख रही है आपको, ठीक है। तो 11 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया हमारा 10, और 10 के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है वो हमारी 11 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कौन सी, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये हमारी 11 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है, और ये 15 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर लाइन है। ये जहाँ पर क्या करेंगे, कट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये मिला देते हैं हम लोग। दिस इज इनलेट पॉइंट ऑफ कूलिंग कॉइल, दैट इज 0.1, ओके। 0.1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट एग्जिट यानी कि TD2 फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। तो 28 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन कहाँ पे होगी, ये 25 हो गया, 26 बगल में, उसके बगल में 27, और थर्ड लाइन जो है 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। दिस इज 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाइन TD2। और चूंकि ये सेंसिबल हीटिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होती है। सेंसिबल हीटिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या करेंगे, 0.1 से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और 28 डिग्री सेल्सियस का ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी योर एग्जिट पॉइंट, दैट इज 0.2, ओके। ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो दिस इज एग्जिट पॉइंट ऑफ कॉइल, दैट इज 0.2। अब क्या करेंगे, हम लोग सारे पैरामीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 पॉइंट पे एंथैल्पी हो जाएगा 31.6 किलो जूल पर केजी, 2 पॉइंट पे एंथैल्पी हो जाएगी 44.6 किलो जूल पर केजी। आप देख सकते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में, स्केल में थोड़ा सा ध्यान से निकालिएगा, ठीक है। अगर 0.1 0.2 की वैल्यू का अगर ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर 31.6 लिया है, आप 31.5 ले लेते हैं या 31.7 ले लेते हैं, तो गलत नहीं होगा। 0.1 0.2 की वैल्यू का वेरिएशन सही माना जाता है, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर आप 2 पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना चाहेंगे, तो 2 पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा, देखिए कितना आ गया है 28 डिग्री सेल्सियस। कैसे निकाला, तो आप देख सकते हैं जो 2 पॉइंट है वो 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में है, 20 से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप 25 भी ले लेते हैं, अगर एग्जैक्टली सेंटर में ले लेंगे तब भी सही है। तो 25, 27, 28 ये तीनों आंसर आपके सही माने जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में आंसर आपका 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रहा है, Phi2 की वैल्यू, और 2 पॉइंट पे वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेम्परेचर आ रहा है आपका 15 और 15 की जस्ट ऊपर है 16, और 16 से थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं ये 15 टेम्परेचर हो गया, और 15 के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर है 16, और 16 से थोड़ा सा नीचे है, तो थोड़ा कितना 0.1 हम यहाँ पर घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 15.9। तो
2 पॉइंट पे यानी एग्जिट पे वेट बल्ब टेम्परेचर है, यानी कि TW2 की वैल्यू है 15.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू, ठीक है, हमने यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर भी निकाल लिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सेंसिबल हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट की वैल्यू हो जाएगी H2 - H1। एग्जिट पे जो एंथैल्पी है माइनस इनलेट पे जो एंथैल्पी है, दोनों घटा देंगे तो एग्जिट पे एंथैल्पी की वैल्यू थी 45.6 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर और H1 की वैल्यू थी 31.6 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सेंसिबल हीट की वैल्यू आ जाएगी 14 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। दिस इज योर लास्ट आंसर। ठीक है, कॉइल एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस बाईपास फैक्टर, और बाईपास फैक्टर की वैल्यू है कितनी, 0.5, तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो कॉइल एफिशिएंसी आ जाएगा 0.5। दिस इज योर लास्ट आंसर। आशा करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब आपके लिए असाइनमेंट न्यूमेरिकल ऑन कूलिंग विद डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो मैं आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जिसका मैं आपको आंसर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से पढ़िएगा, जो डाटा गिवन है उसको आप लोग लिख करके स्टेप बाय स्टेप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पर फंस जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल अप्रोच में पूरा स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा न्यूमेरिकल भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको भी ध्यान से सुनिएगा। इसके बावजूद भी अगर ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस न्यूमेरिकल को और प्रीवियस न्यूमेरिकल जो मैंने डिस्कस किया है उसमें भी अगर कोई डाउट है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल और आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। दैट विल बी साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस पार्ट 4 वीडियो लेक्चर, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा हीटिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग विद एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन अलॉन्ग विद द असाइनमेंट न्यूमेरिकल। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।